वेलकम टू ITLS एकेडमी। मैं प्रांजलि पांडे आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी द दिल्ली सुल्तान्स के पार्ट 3 को। तो देखते हैं। ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। इसमें हम लोग देखेंगे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के ऑफिसर्स के बारे में, उनके जो कर्मचारी थे, उनके जो प्रशासक थे, उनके बारे में देखेंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमार ए वाइन डिस्टिलर, फिरोज हज्जाम ए बार्बर, monk ए तबाक ए cook and 2 gardeners Ladha and Pira to high administrative post। जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे, उन्होंने कुछ इस तरह के लोगों को अपॉइंट किया था, जैसे कि अजीज खुमार एक शराब बनाने वाला और बेचने वाला था, उसे इन्होंने एक हाई पोस्ट पे अपॉइंट किया था। फिर फिरोज हज्जाम एक बार्बर था, नाई था। मंक ए तब्बाक एक कुक था, बावर्ची था। मंक ए तब्बाक जो था एक कुक था। एंड 2 गार्डनर लद्दा एंड पीरा, 2 गार्डनर थे, लद्दा एंड पीरा। उनको भी हाई पोस्ट दिया था, टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया था। जियाउद्दीन बर्नी ए मिड 14th century chronicler reported their appointments as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। इस तरह उन्होंने मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार जैसे वाइन डिस्टिलर को, फिरोज हज्जाम जैसे बार्बर को, मंक ए तब्बाक जैसे कुक को, बावर्ची को, गार्डनर को, लद्दा पीरा नाम के गार्डनर को हाई पोस्ट दिया था, अपने प्रशासन में हाई पोस्ट दिया था। और इसका 14th century में जियाउद्दीन बर्नी नाम का एक इतिहासकार था, इन्होंने इसका क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा देयर अपॉइंटमेंट एज ए साइन ऑफ सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट। और वो कहता है कि इस तरह का जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सुल्तान के पॉलिटिकल जजमेंट और उनके इनकैपेसिटी टू रूल, उनके रूल के इनकैपेसिटी को दर्शाता है, और उनके पॉलिटिकल जजमेंट और उनके इनकैपेसिटी टू रूल को दिखाता है। मतलब जो सुल्तान है, उनका जो पॉलिटिकल जजमेंट है और रूल करने की का जो कैपेसिटी है वो खत्म हो चुका है, ऐसा जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। तो इसमें यही बताया गया है, मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड के ऑफिशियल्स के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे लोगों को वो अपॉइंट करता था। यानी कि एक टाइम आया था कि ये जो सुल्तान्स थे, उन्होंने क्या किया कि जो वेस्ट कास्ट के लोग थे, जो लो कास्ट के लोग थे, उनको हाई पोस्ट देने लग गए थे। और जाहिर सी बात है कि अब उनको इतने एक्सपीरियंस नहीं होते थे कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दिया जा सके। इस तरह हम लोगों ने देखा, जियाउद्दीन बर्नी ने तुगलक को कहा कि वो अपना पॉलिटिकल जजमेंट लॉस कर चुके हैं। Like the earlier sultans, the Khilji and Tughlaq monarch appointed military commanders as governor of territory of varying size. These lands were called Ikka and their holder was called Iqtidar और मुक्ति। इसमें कहा जा रहा है कि जो अर्लियर सुल्तान थे, खिलजी और तुगलक जैसे राजा जो थे, वो एक मिलिट्री कमांडर्स को एक लैंड का पीस देते थे, जिन्हें इक्ता कहा जाता था। एक लैंड का पीस होता था, एक एरिया होता था, उसे
वो जो मिलिट्री के कमांडर्स होते थे उन्हें दे देते थे, सैलरी के रूप में उन्हें दे देते थे। और इस तरह जो मिलिट्री के कमांडर्स होते थे उनको इक्तादार कहा जाने लग गया। यानी कि वो जो लैंड होता था, जो साइज ऑफ लैंड होता था, उसको इक्ता कहा गया। और उस पे जो ये मिलिट्री कमांडर्स उस पे रूल करते थे या फिर उसके रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, तो इस तरह इस इक्ता पे उनका कंट्रोल होता था और उससे जो रेवेन्यू प्राप्त करते थे एज ए सैलरी उसका यूज करते थे। इस तरह उन मिलिट्री कमांडर्स को इक्तेदार या फिर मुफ्ती कहा जाने लगा। यानी कि सुल्तान के पीरियड में जो लैंड ऑफ एरिया होता था उसे इक्ता कहते थे और उसके जो होल्डर्स थे उनको इक्तादार और मुफ्ती कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुफ्तीज वाज टू लीड मिलिट्री campaigns and maintain law and order in their इक्ताज। और इस तरह जो मुफ्तीज होते थे, यानी कि लैंड होल्डर्स को, उस लैंड होल्डर्स को मुफ्तीज और इक्तादार कहते थे। तो इस तरह जो मुफ्तीज होते थे वो क्या करते थे, मिलिट्री कंपेन, वो मिलिट्री कंपेन को भी रेगुलेट करते थे और क्या करते थे, इस इक्ता के लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखते थे। In exchange for their military services, the muftis collected the revenue of their assignment as salary। तो जो मुफ्ती होते थे इस इक्ता से जो भी रेवेन्यू मिलता था उसे अपने एज ए सैलरी यूज करते थे। They also paid their soldiers from these revenues। और जो इक्तादार होते थे उस इक्ता पे अपने सोल्जर्स को भी रखते थे। तो वहां से उस इक्ता से जो भी रेवेन्यूज मिलते थे उस रेवेन्यूज का यूज वो अपने सोल्जर्स को सैलरी देने के लिए करते थे। कंट्रोल ओवर मुफ्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइन्ड इक्ता फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। क्या होता था, ये जो इक्तादार होते थे वो शॉर्ट पीरियड के लिए उस इक्ता के मालिक होते थे। बाद में इन्हें जैसे कि ये इनहेरिटेबल ना हो जाए, वहां पे एक इनहेरिटेबल ना हो पाए, इसलिए क्या करते थे, जो सुल्तान होते थे उनकी शिफ्ट को चेंज कर दिया करते थे, जिससे कि जो व्यवस्था है वो इनहेरिटेबल ना हो जाए, वंशानुगत ना हो जाए। जैसे कि आजकल होता है कि उनके बेटे का ऐसे रूल्स लगातार होते जा रहा है, इनहेरिटेबल ना हो, इसलिए क्या करते थे, उनकी शिफ्ट को चेंज कर दिया जाता था। इनहेरिटेबल नहीं था, ये इक्तादारी जो था वो इनहेरिटेबल नहीं था। These harass and conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। और इस तरह का जो रूल्स था उसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से निभाया गया। जो ये रूल्स था कि ये इनहेरिटेबल ना हो पाए और इनके पीरियड्स को, टाइम पीरियड्स को, इक्तादारों के टाइम पीरियड्स को चेंज करते रहा जाए, ये जो रूल्स था इससे मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से किया गया। Accountants were appointed by the state to check the amounts of revenue collected by the muftis। और खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने इन मुफ्तीज द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे उसके लिए इन्होंने एक अधिकारी, जिसे अकाउंटेंट्स बोलते थे, उन्हें इन लोगों ने अपॉइंट किया, जिससे कि इनके द्वारा, मुफ्तीज द्वारा जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसको वो काउंट कर सके कि कितना रेवेन्यू ये पाते हैं। केयर वॉज टेकन दैट द मुफ्ती कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो ये जो अकाउंटेंट्स होते थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने उस इक्ता वाले एरिया के लिए अपॉइंट करते थे, इनका काम होता था कि जो मुफ्ती हैं या फिर जो इक्तादार हैं वो कितने रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और
अपने सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स रखे हैं, इन सारी चीजों को ये लोग अच्छे से देखते थे, काउंट करते थे। इसलिए अकाउंटेंट को भी अपॉइंट किया था खिलजी और तुगलक ने। अब देख लेते हैं, तो यानी कि हमने अभी तक पढ़ा इक्ता के बारे में पढ़ा, इक्तादारों के बारे में पढ़ा, मुफ्ती क्या होते थे, और फिर जो ये इक्तादारी था वो वंशानुगत नहीं था। इन सारी चीजों को हमने अपने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा। अब हम देखेंगे एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द hinterland of the cities under their control. They forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats, and rich landlords to accept their authority. दिल्ली के सुल्तानों ने जिस आंतरिक भाग पे या फिर जिन सिटीज को अपने कंट्रोल में लाया, they forced the landed chieftains, जिन सिटीज को और जिन हिंटरलैंड को दिल्ली के सुल्तानों ने अपने कंट्रोल में लाया, फिर वहां जो भी चीफ्टेंस यानी कि जो भी सरदार होते थे उस लैंड के, जो भी जमींदार होते थे, सामंत होते थे, उन लोगों को इन सुल्तानों ने फोर्स किया कि वो उनकी अथॉरिटी को अब एक्सेप्ट कर ले। यानी कि जो लैंड्स थे वो अब राजा के अथॉरिटी में आ गए हैं, यानी कि जो अब सामंत थे उस लैंड के और जो चीफ्टेंस थे सब अब राजा के अथॉरिटी में आ गए। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। अलाउद्दीन खिलजी ने जो रेवेन्यू कलेक्ट कर, उस लैंड के जो रेवेन्यू होते थे उसको कलेक्ट करने को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया। इस तरह द राइट ऑफ द लोकल chieftain to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes। और इस तरह उस लैंड के जो chieftains होते थे और सामंत होते थे उनको जो पहले से अधिकार था टैक्सेस लगाने के, वो सारे अधिकार उनके कैंसिल कर दिए गए और सुल्तान ने कैंसिल कर दिए गए। और सुल्तान ने क्या किया कि उन्हें भी फोर्स किया कि अब वो जो टैक्सेस हैं वो भी टैक्स पे करेंगे, यानी कि केवल किसान या फिर वहां रहने वाले अन्य लोगों के अलावा जो चीफ्टेंस हैं और जो सामंत हैं वो लोग भी अब टैक्स देंगे उस लैंड का। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। अब सुल्तान ने भूमि लैंड के मेजर के लिए अधिकारी रखने लगे। Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors। और कुछ जो ऐसे पुराने chieftains थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें सुल्तानों ने क्या किया, रेवेन्यू कलेक्टर की तरह अपॉइंट कर दिया। और सुल्तान के टाइम पीरियड में यानी कि अलाउद्दीन खिलजी या फिर सुल्तानों के टाइम पीरियड में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में 3 तरह के टैक्सेस चलते थे। पहला टैक्स था ऑन कल्टीवेशन कार्ड खराज। कल्टीवेशन यानी कि कृषि पर एक तरह का टैक्स लगता था जिसे खराज कहते थे, एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ ए पीजेंट्स प्रोड्यूस। यानी कि किसान जो भी उत्पादन करते थे उसका 50% अमाउंट खराज में जाता था। खराज एक तरह का टैक्स था जो कल्टीवेशन पे लगा जाता था, तो 50% उसका खराज में जाता था। ऑन कैटल एंड ऑन हाउसेस। और 2 ऐसे टैक्स थे यानी कि वो कैटल पे भी टैक्स लेता था एंड हाउसेस। अगर मान लीजिए आपने कैटल रखे हैं, पशु रखे हैं या फिर आप घर बनवा रहे हैं तो आप पे भी टैक्सेस लगेंगे। इस तरह का प्रोसेस था, यानी कि 3 तरह के टैक्सेस लगते थे। एक टैक्स था खराज, दूसरा कैटल पे टैक्स लगता था और तीसरा हाउसेस पे। तो इस तरह हमने इसमें अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म किया किस तरह, जिन लैंड पे उसने अपना कब्जा किया उस लैंड
लैंड को अपने कंट्रोल में लिया और उसकी रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम भी अपने अथॉरिटी में करने लग गया। और उसके जो चीफ्टेंस होते थे, सामंत होते थे, उन्हें भी टैक्स देने के लिए फोर्स किया। और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में 3 तरह के टैक्सेस लगते थे। एक का नाम है खराज, यानी कि जो कल्टीवेशन पे लगता था, और एक कैटल पे, और तीसरा हाउसेस पे। इस तरह हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में टैक्सेस के बारे में और सारी चीजों के बारे में पढ़ा। अब देखते हैं, अब हम इसमें चिफ्टेन के बारे में पढ़ेंगे एंड देयर फोर्टिफिकेशन। यानी कि हम अब यहाँ देख लेते हैं, इसमें बताया गया है चिफ्टेन सरदारों के बारे में और उनकी किलेबंदी के बारे में बताया गया है कि ये जो सरदार थे ये किस तरह के किले में रहते थे। तो देखते हैं, इब्न बतूता, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes fortified themselves in mountains in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves. इसमें बताया है एक इब्न बतूता 14th सेंचुरी का एक ट्रैवलर था, यात्री था। 14th सेंचुरी का एक यात्री था। ये अफ्रीका के मोरक्को से आया था भारत में। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को से 14th सेंचुरी में भारत की यात्रा पे आया था। और वो इन चीफ्टेंस के बारे में बताता है, एक्सप्लेन करता है कि ये जो चीफ्टेंस थे, यानी कि जो सरदार थे, वो कहाँ रहते थे। वो पहाड़ी इलाकों में या फिर रॉकी इलाकों में रहते थे। और इनका जो किला होता था वो बम्बू से घिरा रहता था, यानी कि बम्बू से चारों तरफ अपना किलेबंदी किए रहते थे ये लोग। In India, the bamboo is not hollow; it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. तो इसमें बम्बू के बारे में भी थोड़ा बताया गया कि ये जो बम्बू होते थे इंडिया के, वो बहुत बड़े होते थे और ये आपस में गुथे हुए होते थे। मतलब ये इतने घने होते थे कि इसमें अगर आग भी लगा दी जाए तो भी इसे अफेक्ट नहीं कर पाते थे, यानी कि उन्हें कोई भी हार्म नहीं होता था। जो सरदार इसमें रहते थे बम्बू के किले में, उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी हानि नहीं होता था। एंड दे आर ऑन द होल वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता था। द chieftain live in these forests which serve them as ramparts inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within, that is rain water which collected here. ये जो चिफ्टेंस होते थे यानी कि सरदार होते थे, वो इन जंगल में, बांस के जंगल में रहते थे और यहाँ अंदर, इस जंगल के अंदर वो अपने पशुओं को और अपनी फसलों को उगाते थे। और यहाँ पे पानी की भी व्यवस्था होती थी, और जो रेन वाटर होता था उसे वो कलेक्ट भी करते थे जो सरदार होते थे। Hence they cannot be subdued except by powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instrument. और इनको केवल वही आर्मी इन्हें हरा पाती जो पूरी तरीके से ट्रेंड हो, या फिर वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, इंस्ट्रूमेंट्स से अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके आई हो। यानी कि बहुत ही पावरफुल आर्मीज ही इन सरदारों को हरा सकते थे। तो इसमें इब्न बतूता ने बताया है कि जो सरदार होते थे वो बम्बू के किले में अपने आप को रखते थे, और बम्बू का जो किला होता था ये इन सरदारों की पूरी तरीके से सुरक्षा करता था। और इन सरदारों को हराने के लिए एक स्पेशल आर्मीज की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह हमने इसमें सरदारों के बारे में और उनके किले के बारे में देखा, जिसका वर्णन इब्न बतूता ने किया। अब देखते हैं यहाँ पे, द मंगोल्स अंडर चंगेज खान invaded
Transnistria in northeast Iran in 1219, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attack on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq rule. He forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this. तो इसमें बताया गया है कि मंगोल चंगेज खान के अंडर में जो मंगोल्स थे, इन्होंने 1219 में ईस्ट ईरान पे ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत को भी जल्दी ही इनको फेस करना पड़ता है, यानी कि ईरान पे अटैक करने के बाद वो दिल्ली पे भी अटैक करते हैं और फिर दिल्ली के सुल्तानों को, सल्तनत को इन मंगोलों के आक्रमण को फेस करना पड़ता है। मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रिगन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और इन मंगोलों के अटैक को दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में इनके आक्रमण को, यानी कि मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी को इनके आक्रमण को ज्यादा फेस करना हुआ। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में मंगोल्स अक्सर अटैक किया करते थे और इन्हें मंगोलों के अटैक्स को फेस करना पड़ता था। दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली which posed a huge administrative challenge. और इस तरह ये दोनों जो शासक थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, इन्होंने एक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज को देखते हुए एक बहुत बड़ी आर्मी स्टैंड किया इन लोगों ने। लेट अस सी हाउ द टू सल्तनत डील विद दिस। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी थे, ये जो दो सुल्तान जो थे, ये लोग आगे कैसे इनसे डील करते हैं, कैसे किस तरह की आर्मीज ये लोग स्टैंड करते हैं, क्या कुछ खासियत है, आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो हमने देखा कि मंगोलों से बचने के लिए मोहम्मद तुगलक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत बड़ी आर्मी स्टैंड की, लार्ज ऑफ नंबर में एक आर्मी को स्टैंड किया मंगोलों से बचने के लिए। तो इसमें वही अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के आर्मीज के बारे में बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आर्मीज, लार्ज ऑफ आर्मीज को क्यों स्टैंड किया और मोहम्मद तुगलक ने कैसे आर्मीज को स्टैंड किया, और ये अपने आर्मीज को जो सैलरी होता था वो कैसे देते थे, एकता से देते थे या फिर उन्हें एज ए सैलरी मतलब पेड करते थे, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो देखते हैं। दिल्ली वॉज अटैक्ड ट्वाइस इन 1299, 1300 and 1302-1303 as a defensive measure. Alauddin Khilji raised a large standing army. तो इसमें बताया गया है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में 1299 से 1300 और 32 से 33 में अटैक हुआ इनके टाइम पीरियड में, और इन्होंने लार्ज नंबर में आर्मी स्टैंड की। और फिर मोहम्मद तुगलक के बारे में देखते हैं कि सल्तनत वाज अटैक्ड इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में भी मंगोलों का आक्रमण हुआ, या फिर अफगानों का, जो भी कह सकते हैं, हुआ, और इसलिए इन्होंने भी एक लार्ज नंबर में आर्मी क्रिएट की या फिर स्टैंड किए।
अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया गैरिसन टाउन यानी कि सैनिकों का रहने वाला शहर बसाया, जिसे सीरी कहते हैं। फिर यहाँ देख लेते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने भी एक गैरिसन टाउन बसाया, जिसे ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज ऑफ दिल्ली ए कोहना, जिसे दिल्ली ए कोहना यानी कि पुराना शहर कहते हैं। इस तरह हमने देखा द सोल्जर्स हैड टू बी फेड, दिस वाज डन through the produce collected as tax from lands between the Ganga and Yamuna. Tax was fixed as 50% of the peasants there. तो अपने सोल्जर्स के खाने की व्यवस्था के लिए ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसानों से। गंगा यमुना के दोआब में जो किसान रहते थे उनका जो प्रोडक्शन होता था उससे 50% सैनिकों के भोजन के लिए इकट्ठा करते थे। और मोहम्मद तुगलक के बारे में बताया गया है द प्रोड्यूस फ्रॉम द सम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी। और इसमें बताया गया है कि ये भी कुछ एरिया से टैक्स कलेक्ट करते थे अपने आर्मी के फीड के लिए। The soldiers had to be paid. Alauddin chose to pay his soldiers' salaries in cash rather than इक्ता। इसमें बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आर्मीज की जो सैलरी होती थी वो इक्ता के रूप में नहीं बल्कि कैश के रूप में करता था, यानी कि अब ये इक्ता की जगह पे अपने आर्मीज को कैश देने लगा। और मोहम्मद तुगलक ने भी क्या किया कि अपने सोल्जर्स को जो सैलरी है वो कैश के रूप में देना स्टार्ट किया। फिर देखते हैं कि इसने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो प्राइस होते थे, जो गुड्स के प्राइस होते थे बहुत अधिक ना हो पाए, इसलिए उस पर कंट्रोल किया। और इसने क्या किया, एक टोकन करेंसी चलाई। जैसे सोने के और चांदी के जो सिक्के होते थे वो बहुत ही महंगे होते थे, इसलिए उनसे कम महंगे मेटल्स को एज ए करेंसी स्टार्ट किया। टोकन करेंसी की शुरुआत की, बट लास्ट में क्या होता है कि इनका जो टोकन करेंसी जो स्टार्ट करते हैं वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है। मोहम्मद तुगलक, इस तरह हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी कैश में सैलरी देना स्टार्ट किया अपने आर्मीज को, और तुगलक ने भी कैश में सैलरीज देना स्टार्ट किया। और इन्होंने क्या किया कि इनके यहाँ की जो गुड्स थी, जो वस्तुएं थी, उनके प्राइस बहुत हाई ना हो इसलिए उस पर कंट्रोल किया। और इन्होंने क्या किया, जो महंगे करेंसीज थे उनका यूज ना करके इन्होंने एक सस्ते करेंसी का यूज किया। जो सस्ते मेटल्स होते थे उनको एज ए टोकन करेंसी स्टार्ट किया, मतलब एक नई शुरुआत की। इस तरह हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकल प्राइज हिज रीजन फॉर इट्स चीप प्राइस एंड इफिशिएंट सप्लाईज फॉर गुड्स। हाँ, तो इस तरह जो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रशासन व्यवस्था था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने जो अपना प्रशासन व्यवस्था था वो पूरी तरीके से फेल रहा, क्योंकि ये टोकन करेंसी चलाए, ये भी अपने आप में फेल रहा। और इन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया, ये भी पूरी तरीके से फेल रहा, क्योंकि गंगा और दोआब में जो रहने वाले लोग थे वो राजा के प्रेजेंस में, राजा के वहां ना होने से उन्हें भूख का सामना करना पड़ा। इस तरह इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स था वो पूरी तरीके से फेल रहा तुगलक का। इस तरह हमने यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक के बीच में कंपेयर किया। आगे देखते हैं। In this list of Muhammad Tughlaq failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate,
हम मोहम्मद तुगलक की कुछ असफलताओं को यहाँ भूल जाते हैं इतिहास में। Because Delhi Sultans planned a campaign to capture Mongol territory, क्योंकि ये दिल्ली के ही सुल्तान थे जो मंगोल की टेरिटरी को कैप्चर अपने अंडर में लाने के या फिर उनको कैप्चर करने के लिए अभियान चलाया। अनलाइक अलाउद्दीन्स डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन खिलजी ने डिफेंसिव मेजर अपनाया और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद तुगलक मेजर were conceived as a part of military offensive against the Mongols, और ये मंगोलों के खिलाफ मोहम्मद तुगलक ने मिलिट्री अभियान चलाया मंगोलों के खिलाफ। The Sultanate in the 15th and 16th centuries, अब हम 15th and 16th century में सल्तनत को देखते हैं। Take a look at table 1 again. You will notice that after the Tughlaq, the Sayyid and Lodi dynasty ruled from Delhi and Agra until 1526. यहाँ हम लोग देखेंगे कि सैयद और लोधी डायनेस्टी 1526 में रूल करते हैं दिल्ली में। By then, जौनपुर, बंगाल, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing state and prosperous capitals. यानी कि 1226 में लोधी डायनेस्टी और सैयद डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली में। उसके बाद से जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और भी साउथ इंडिया में और भी जो रूलर्स थे वो स्वतंत्र रूलर्स जो है इस्टेब्लिश होने लग गए। फिर देखते हैं दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हिच सॉ द इमर्ज ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान एंड राजपूत। और इसी टाइम पीरियड में यानी कि 15th एंड 16th सेंचुरीज में अफगान और भी राजपूत रूलिंग ग्रुप निकल के सामने आने लग गए। तो हम 15th और 16th सेंचुरी में देखें कि सैयद और लोधी डायनेस्टी ने रूल किया दिल्ली पे, और उन्हीं के टाइम पीरियड में जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और भी साउदर्न इंडिया में कुछ इंडिपेंडेंट रूलर्स उभर के आने लग गए और अफगान और राजपूत के रूलिंग ग्रुप भी उभर के सामने आने लग गए 15th और 16th सेंचुरीज में। अब देख लेते हैं Some of the states established in the period were small but powerful and extremely well administrated. Sher Shah Suri 1514-1545 started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun 1530, 1540, 1555, 1556। तो यहाँ देखते हैं कि उसी टाइम पीरियड में कुछ और भी स्टेट इस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे शेर शाह सूरी 1540 से 1545 में अपना करियर स्टार्ट करते हैं। वो अब बिहार में अपने अंकल के स्मॉल टेरिटरी पे एज ए मैनेजर काम करते थे, और इसी टाइम में 1530, 1540, 1555, 1556 में मुगल एम्परर हुमायूं से इनका युद्ध होता है और ये हुमायूं को हरा करके दिल्ली पे अपना शासन शुरू करते हैं। शेर शाह कैप्चर दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी। शेर शाह दिल्ली को अपने कब्जे में लेता है और वहां पे अपनी डायनेस्टी यानी कि सूर डायनेस्टीज को इस्टेब्लिश करता है। ऑल्दो द सूरी डायनेस्टी रूल्ड फॉर ओनली 50 ईयर्स, और जो सूरी डायनेस्टी है वो केवल 15 साल तक ही रूल करती है। इट इंट्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient
Sher Shah administration become the model followed by great Emperor Akbar 1556-1605 when he consolidated the Mughal Empire. यानी कि जो सूरी डायनेस्टी अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन जैसा ही एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करता है। फिर बाद में शेर शाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन जैसा मॉडल अकबर भी अपनाता है। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। यानी कि 15 एंड 16 सेंचुरी में क्या होता है कि कुछ छोटे छोटे स्टेट भी इस्टेब्लिश होने लगते हैं। बिहार के थे शेर शाह सूरी और ये हुमायूं को हरा करके दिल्ली पे अपना एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं सूरी, और ये कम से कम करीब 15 सालों तक वहां पे शासन करते हैं और इस तरह के अलाउद्दीन खिलजी के मॉडल को अपनाते हैं और बाद में अकबर महान शेर शाह सूरी के मॉडल को अपनाता है। तो इस तरह हम लोग द दिल्ली सुल्तान्स चैप्टर्स कवर किए। थैंक यू।